हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट कर रहे हैं टीवाई बैफ क्लास सेम 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिवीजन सीरीज। एंड रिवीजन में मैंने पिक किया है सबसे पहला टॉपिक बिजनेस वैल्यूएशन। एंड बिजनेस वैल्यूएशन में वैल्यूएशन ऑफ शेयर। जो भी बच्चा अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर टेंशन में था, अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो रिवीजन सीरीज फॉलो कर लेना भाई। यहां से प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% गारंटी है कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है। पहले बात करते हैं, ध्यान रखना जिन बच्चों ने अभी तक बुक भी नहीं उठाया भाई, जरूरी नहीं है। अब यहां से जो रिवीजन सेशन चलेगा, कंप्लीट सम फॉलो कर लेना, कंप्लीट सेंटेंस सुन लेना भाई, रिवीजन नोट्स बना लेना एक एक वर्ड, क्योंकि अगर आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर आया तो जो मैं सेंटेंस बोलूंगा वो रिपीट करना जरूरी है, लिखना जरूरी है, नोट करना जरूरी है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई थिंक हर एक बच्चा जो भी रिवीजन सीरीज में जुड़ेगा भाई, उनको कंप्लीट बेनिफिट होने वाला है। पहला तो बच्चे मींस गारंटेड नहीं होते। सर आपने लिखा 15 आउट ऑफ 15 फिक्स है, 15 आउट ऑफ 15 फिक्स है, बट कौन से ईयर में आया? सबसे पहले बच्चा प्रीवियस ईयर मैच करता है, तो देखो लाइन से लग गया भाई। अप्रैल 19 से नवंबर 19 से अप्रैल 23 से नवंबर 23 और अप्रैल 24 एंड केटी का जो अभी 24 हुआ है, हर जगह ये अपना क्वेश्चन फिक्स रख चुके हैं कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर ही आएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना भाई, अदरवाइज यहाँ से प्रीवियस ईयर तो मैं प्रिंट आउट लिया हूँ, वहीं से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। क्लियर है क्या बच्चा? एक तो क्लियर हो गया सर कि आपने प्रीवियस ईयर कंप्लीट आया तो सर आने के चांस हैं। देखो इधर सेकंड, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है, बहुत डीप जाने की जरूरत ही नहीं है अब आपको, क्योंकि रिवीजन सेशन है बच्चा कि शॉर्ट्स में आपको चाहिए कि सर 15 में से एटलीस्ट 10 to 12, बट मेरी कंप्लीट वीडियो देखोगे तो गारंटी है एक ही क्लास में 15 आउट ऑफ 15 आ जाएगा। बट सिस्टमेटिक जाना है। पहला कि सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने देखा नहीं तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का कैसा कॉन्सेप्ट पता चलेगा। क्लियर लाइन मेंशन करते भाई, वैल्यूएशन ऑफ शेयर किस मेथड से चाहिए? 3 मेथड आपके सिलेबस में है। नाम देखो बच्चा भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड करके आपके एग्जाम में आता है, ए हेडिंग, अभी ऑलरेडी मैं क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा। नेट एसेट मेथड, बेसिकली दो ही नाम फेमस है आपके सिलेबस या फिर टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तक बार बार यही दो नाम रिटर्न हुए हैं भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू नेट एसेट, इंट्रिंसिक वैल्यू नेट एसेट मेथड, और इसके 2-3 नाम और है, जैसे एक एसेट बैकिंग मेथड। क्लियर है कि नहीं? 3 है तो 3 इनफ है मुझे लग रहा है। सेकंड मेथड है यील्ड वैल्यू, लास्ट है हमारा फेयर वैल्यू। कौन से नाम हो गए बच्चा? 3। इंट्रिंसिक वैल्यू उसका दूसरा नाम है नेट एसेट, यील्ड वैल्यू दूसरा हो गया, फेयर वैल्यू तीसरा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर? आ जाओ जरा। इंट्रिंसिक वैल्यू में करना क्या है, ध्यान से सुन लेना, एक एक वर्ड अब यहाँ पे सुनना बहुत जरूरी है। स्टेप पहला देखो बच्चा, ऑल असेट्स रियलाइज, जितने भी असेट बैलेंस शीट में दिए रहेंगे कॉपी कर लेना, कॉपी कर लेना। सुनना सेंटेंस, ऑल असेट्स रियलाइज, जितने भी असेट बैलेंस शीट में दिए हैं यहाँ पे कॉपी करना। कौन सा अमाउंट सर कॉपी करना है? नीचे ध्यान रखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ आपको न्यू वैल्यू दिया होगा, जैसे प्लांट एंड मशीन बैलेंस शीट में नीचे प्लांट एंड मशीन की न्यू वैल्यू है, फर्नीचर है फर्नीचर की न्यू वैल्यू है, मतलब न्यू वैल्यू कॉपी करने का। तो सर 100% असेट के न्यू वैल्यू दिए रहेंगे क्या? नहीं। जिनका न्यू वैल्यू नहीं दिया तो बुक वैल्यू कॉपी करो, मतलब समझा? जितने भी असेट है यहाँ पे लिख देने का, बैलेंस शीट से देके कॉपी पेस्ट, जिसका नया वैल्यू दिया है नया वैल्यू लिखने का, जिसका नया वैल्यू नहीं है बुक वैल्यू कॉपी कर देना। क्लियर? क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट लाइन, फिक्टिशियस असेट्स को नहीं लिखना है, नोट करना क्रॉस से भाई, फिक्टिशियस असेट्स को नहीं। पूरे असेट कॉपी करने के लिए बोला, इसका मतलब फिक्टिशियस असेट्स को इग्नोर करना है, लाइन यहाँ पे मेंशन किया। अब जिन बच्चों को फिक्टिशियस असेट्स नहीं मालूम है भाई, 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ, बाकी आप लोग याद कर देना। जैसे एक होता है पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस, याद कर लो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस याद कर लो, एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, असेट साइड में दिया रहेगा, मीन्स नहीं लिखना है। और कौन से? डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस नहीं लिखना है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस नहीं लिखना है, मतलब ऐसे खर्चे। तो फिक्टिशियस असेट्स बेसिकली रेक्टिफिकेशन कर लेना, उसको नहीं लिखना है। अगर आपने लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब स्टेप 1 समझा क्या बच्चा? इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या पता है, जितने भी असेट हैं कॉपी कर देना है। सर नई वैल्यू दिया है, नई वैल्यू पे लिख दूंगा, नहीं दिया तो बुक वैल्यू कॉपी करना है, फिक्टिशियस असेट्स को नहीं लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, क्या लिखा है? लेस लायबिलिटी, लायबिलिटी लिखना है। अब फिर वही डाउट, सर कौन सी लायबिलिटी लिखना है कौन सा नहीं लिखना है? मैंने बताया कि
इनको नहीं लिखना, याद कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखने का, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिखना। ध्यान रखना जितने भी रिजर्व या फंड आएंगे नहीं रिकॉर्ड करना है, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए फंड ऐड मतलब एक्स्ट्रा दे देंगे। अब आपने बेसिकली रट्टाफिकेशन समझा होगा सर, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड ही आता है, नहीं और भी चीजें आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस दिया नहीं लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया नहीं लिखना, और एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड दिया नहीं लिखना। तो फंड वर्ड याद रखना, फंड रिजर्व नहीं रिकॉर्ड करना है, माइंड में बिठा लो बच्चा। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, किसको? 3 लायबिलिटी नहीं लिखना। कौन कौन सी लायबिलिटी नहीं? इक्विटी नहीं लिखना, रिजर्व सरप्लस नहीं लिखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिखना। तो किसको लिखना? बाकी जो बच गए, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसको बोलते हैं। अब देखो इसमें से जो भी आपका आया, अब लास्ट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इधर लिखने का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां पे लिखना है। मतलब जो आपने यहां से क्या, इसमें नहीं लिखना बट इधर लिखना है, इसमें नहीं लिखना बट अलग से लिखना है। फिर जो आंसर आएगा, मतलब असेट में से लायबिलिटी माइनस किया, लायबिलिटी जो आंसर आया उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस किया, जो आंसर मिलता है हमें उसको बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये पैसा अब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा है। असेट बेच दिया, नए वैल्यू बुक वैल्यू लिया, लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट कर दिया, आउटसाइडर को, प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर दो, बैलेंस बचेगा इक्विटी शेयर के लिए। सर उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, बैलेंस शीट में मिल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। क्लियर है क्या बच्चा? स्टेप स्टेप क्या था याद कर लो जरा सा। सर असेट्स रियलाइज जितने भी होंगे लिखने का, कौन से वैल्यू? सर बुक वैल्यू। एंड अगर रियलाइज्ड वैल्यू दिया, न्यू वैल्यू दिया तो न्यू वैल्यू, नहीं दिया तो बुक वैल्यू। किसको नहीं रिकॉर्ड करना? फिक्टिशियस असेट्स को नहीं रिकॉर्ड करना है। देन आ जाओ लेस लायबिलिटी, किसको नहीं रिकॉर्ड करना? 3 लोग, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व में जितने भी रिजर्व है या फिर फंड है नहीं रिकॉर्ड करने का। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी पेमेंट करके साइड कर दो। एंड देन जो आंसर मिलेगा, जो वैल्यू आएगा, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से आंसर मिल गया। मुझे लगता है इसमें इंट्रिंसिक के फॉर्मेट में माइंड में फिट हो गया होगा, याद हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा यील्ड वैल्यू पे। यील्ड वैल्यू का पूरा फॉर्मेट दिखाऊं, क्योंकि ध्यान रखना है पूरा फॉर्मेट कर लोगे तो हर एक सम में काम आ जाएगा। सबसे पहले एफएमपी निकालने का। एफएमपी क्या होता है सर? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है। क्या होता है बच्चा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है। पहले उसको एवरेज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में एवरेज दिया है तो भाई टेंशन नहीं दिया तो एवरेज करना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे? अभी सब में सीखेंगे। माइनस टैक्स, अगर बिफोर टैक्स दिया है, बिफोर टैक्स, तो टैक्स माइनस कर दो। टैक्स ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन खुद बताएगा बच्चे। 35% है, 40% है, 50% है, क्वेश्चन खुद मेंशन करेगा। तो ध्यान रखना भाई, बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस कर देने का, और अगर पहले से आफ्टर टैक्स तो भाई टैक्स नहीं माइनस करने का। माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व, सर कहां दिया रहेगा? क्वेश्चन खुद बताएगा कितना परसेंट ट्रांसफर करना है भाई। 20%, 15%, 25%, क्वेश्चन हाईलाइट करता है। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, याद रखना 3 चीजें माइनस होती हैं। पहला टैक्स, और यही स्टेप में चलेगा, पहला टैक्स, देन ट्रांसफर टू रिजर्व, देन प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर हमें मिल जाएगा एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेक्टेशन रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसका दूसरा भी नाम है रेट ऑफ एफएमपी करके बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? रेट ऑफ एफएमपी। आप एग्जाम में से दोनों में से कोई भी नाम लिख देना, दोनों का मतलब सेम ही होता, कुछ अलग चीज नहीं होता। आप बेसिकली परसेंटेज निकालने जा रहे हो। जो आपने ये एफएमपी निकाला तो एफएमपी ऊपर हो गया, डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल। पेड अप इक्विटी कैपिटल मतलब जो इक्विटी शेयर का अमाउंट बैलेंस शीट में दिया रहेगा ना, उससे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज फॉर्म में आंसर मिलेगा। लास्ट आपका यील्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ये जो आपका आंसर आएगा, इसको दूसरा नाम क्या? रेट ऑफ एफएमपी डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन खुद मेंशन करेगा, इनटू पेड अप पर शेयर। पर शेयर इक्विटी शेयर कितना था भाई? 10 है, 12 है, 8 है, उससे मल्टीप्लाई करने का आंसर मिल गया। कितना स्टेप बचा? 3। सबसे पहले क्या सर? एफएमपी। एफएमपी से टैक्स माइनस, ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस, एंड लास्ट आपका प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने का। एफएमपी मिला, फिर हमें निकालना रेट ऑफ एफएमपी या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात करने का। कैसा? एफएमपी डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल वर्ड आने का, टोटल आएगा, इनटू 100 कर दो भाई। फिर यील्ड वैल्यू सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ एफएमपी डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन देगा, इनटू पेड अप पर शेयर करने का। क्लियर है क्या बच्चा? लास्ट अपना फेयर वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू आपके राइट आए रहेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? लास्ट वाला तो आसान है सर, दोनों के आंसर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर हो गया। क्लियर है क्या? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा भी आएगा सम, प्रैक्टिस कर लोगे। बट हम लोग सिस्टमेटिक एक ईयर की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अप्रैल 2019 का क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2A में आया है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? अप्रैल 2019 सॉल्व हो रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2A में 15 मार्क्स का बैलेंस शीट अपने को देके रखा है। बैलेंस शीट का डिटेल दिया है, नीचे डिटेल पढ़ना स्टार्ट करो सर। एवरेज नेट प्रॉफिट बाय द कंपनी, एवरेज नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात बेसिकली यील्ड वैल्यू में होता है, याद रख लेने का। असेट का नहीं वैल्यू सर इस मेथड में, प्रॉफिट की बात इस मेथड में बात होती है। तो देखो अभी लिखते चलता हूं, ज्यादा बेस्ट होगा। अगर मैंने फॉर्मेट बना लिया है तो, और फॉर्मेट नहीं बनाया, आप लाइन टू लाइन जा रहे हो तो भाई इसी मेथड से चलना, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। करना क्या, चलो ठीक है, प्रॉफिट पढ़ लो, ठीक है। एवरी ईयर एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना परसेंट यहां पे मेंशन कर दिया बच्चा, 10% ट्रांसफर होगा। क्लियर है क्या? 10% यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ा दो। इंडस्ट्री एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना देके रखा है? 10%। देखो ना अभी सिर्फ मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं 10%। अभी पहला समय इसलिए थोड़ा सा लगेगा आपको, बट आगे याद रखना कि आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज किधर होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व किधर आता है, क्लिक हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आ जाओ, इंडस्ट्री एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 10%, एंड नीचे असेट्स रियलाइज दिया है। असेट्स रियलाइज कहां यूज होता है बच्चा? इधर पे यूज होता है। चलो स्टार्ट कर दो। मैंने क्या सिखाया था, जितने भी असेट कॉपी करो फिक्टिशियस को छोड़ के। सबसे पहला गुडविल का न्यू वैल्यू दिया है, तो आप पहले लिखो बच्चा गुडविल, फॉर्मेट में देखना गुडविल, एंड गुडविल का अमाउंट की बात करूंगा 2,07,000। नेक्स्ट आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग, हमेशा न्यू वैल्यू लिखना अगर पहले न्यू वैल्यू लिखने का। नेक्स्ट आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं, न्यू वैल्यू सबका ऑलमोस्ट दिया ही इन्होंने 2,40,000। कैल्सी ले लो, कैल्शियम ऐड करते चलो साथ में। स्टॉक है एंड डेटर है, स्टॉक की बात करेंगे 1,20,000। नेक्स्ट जो है 30,000। लास्ट आपका इन्वेस्टमेंट इन, ये भी एसेट ही है, इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कितना देके रखा है? 60,000। जितने भी एसेट्स की न्यू वैल्यू तो लिख लिया। अब ऊपर एक बार मैच करना, कोई एसेट रह तो नहीं गया, ऊपर मैच कर रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, प्लांट एंड मशीन हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, डेटर हो चुका, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। मैच करना जरूर, मैंने बताया था बच्चा न्यू वैल्यू, यहाँ पे देखो इसलिए लिखा है न्यू वैल्यू लिखने के बाद एक बार बुक वैल्यू, वो तो ऊपर जाके मैच करो, कोई एसेट बच तो नहीं गया। तो दो एसेट हमें दिख रहे हैं, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों एसेट को रिकॉर्ड करो। तो कैश एट बैंक पहला एसेट बचा, तो उसको बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर लो। कैश एट बैंक था कितना सर? 1,50,000। कैल्शियम ऐड करते रहो। कैश इन हैंड, ये भी बुक वैल्यू से ही कॉपी कर लो, 60,000 दे के रखा है। अब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे के रखा है। मैंने क्या सिखाया था? फिक्टिशियस असेट्स को इग्नोर करना है, फिक्टिशियस असेट्स को इग्नोर करना है। तो ध्यान रखना काउंटिंग नहीं होगा वो चीज़। अब यहाँ पे टोटल असेट को मैं काउंट कर लूँगा। टोटल असेट बता दो कितना आया? कौन सा? सिक्योरिटी हो चुका है ना यहाँ पे 60 7 11,07,000, ये हो गया आपका टोटल। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है क्या, मैंने क्या बताया था बच्चा? स्टेप ध्यान में रखना, जितने भी एसेट नई वैल्यू वाले पहले उसको कॉपी पेस्ट मार दो, मैच करने का बैलेंस शीट से, फिक्टिशियस एसेट्स को होल्ड रख देना, बाकी सबको कॉपी पेस्ट कर देने का बुक वैल्यू पे। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, लायबिलिटी को लिखने का। लायबिलिटी में क्या सिखाया था? 3 चीजें छोड़ना है, इक्विटी, रिजर्व एंड प्रेफरेंस शेयर को छोड़ देना। बच्चे कौन है? 2 लोग दिख रहे हैं सर, 9% डिबेंचर दिख रहा है एंड हमारा क्रेडिटर दिख रहा है, दोनों को लिख लो बच्चा। इसके अंदर 9% डिबेंचर है, ये तो नीचे कुछ बुक वैल्यू बेसिकली लायबिलिटी का होल्ड रहता नहीं है, तो ये तो आप बुक वैल्यू से ही कॉपी करोगे। अगर मैं डिबेंचर की बात करूं, डिबेंचर कितना दिया था? 60,000 आपका ये है एंड 60 आपका इधर दिख रहा है। टोटल हो गया 1,20,000। चलिए लेस होगा, माइनस कर दो, 9,87,000। लास्ट में स्टेप देखो खुद बता रहे भाई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में देखो कितना देके रखा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000।
चलिए 60,000 माइनस कर दो यहाँ से, कितना आंसर आया? क्लियर है क्या बच्चा? ये आंसर क्या मिला? अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर बैलेंस शीट में आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल का लेने का नंबर ऑफ शेयर सीधा लिखा देखो सामने 6000, तो 6000 यहाँ सामने लिखो बच्चा 6000 डिवाइड कर दो, डिवाइड करो 154.5। क्लियर है? आई थिंक आप लोग का भी आया रहेगा। स्टेप समझ में आया क्या? आई थिंक समझा होगा, नहीं समझा तो अभी हमारे पास सम बहुत सारे अवेलेबल हैं, क्लियर करेंगे। चलिए इल्ड वैल्यू पे आते हैं। इल्ड वैल्यू पे क्या लिखा है? एफएमपी। एफएमपी में पहले एवरेज प्रॉफिट करना है, अगर नहीं दिया होगा तो, बट ये क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है भाई, एवरेज नेट प्रॉफिट देके रखा है 1,14,000, तो आपको एवरेज नेट प्रॉफिट के सामने, एवरेज प्रॉफिट के सामने 1,14,000 देना है। क्लियर है क्या? आगे अगर मैं डिटेल पढ़ूं, ये बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स से नहीं दिया है, तो पता कैसे करना है? अगर टैक्स के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब टैक्स नहीं है, और यही सेम अमाउंट कॉपी हो जाएगा 1,14,000। क्लियर है क्या? अगर आपने टैक्स लिखा कोई मसला नहीं भाई, नील कर दो, क्योंकि टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगा तो समझ जाने का भाई टैक्स माइनस करना है। ट्रांसफर टू रिजर्व लाइन वहां पे खुद से मेंशन किया था, जस्ट आगे एवरी ईयर एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में। 10% निकालने का 1,14,000 का कितना आया? माइनस कर दो, माइनस कर दो, कितना आ रहा है माइनस पे? चले नेक्स्ट, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में चले जाओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना देके रखा है बच्चा? 60,000 का 10%, तो वहां से निकाल लो 60,000 का 10%, यहां पे मेंशन भी कर दो 60,000 का 10% आया बच्चा 6,000, माइनस कर दो, ये कितना मिला? 96,600, ये आपको मिला बच्चा एफएमपी मिल गया। क्लियर है क्या? एफएमपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा सर, नहीं दिया तो करना है कैसे, अभी आगे एक दो सम में आ जाएगा, वहां पे कवर होगा। टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो माइनस कर दो, नहीं दिया तो मसला खत्म हो गया भाई, माइनस मत करो। कॉपी ट्रांसफर टू रिजर्व क्लियर मेंशन करेंगे बच्चा, 10, 12, 15, 13 जो भी मेंशन करे वहां पे निकालने का। डिविडेंड कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में। जितना परसेंट बोला तो करो, परसेंट नहीं बोला तो नहीं लिखने का, सीधी बात। एफएमपी मिला, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एफएमपी या फिर रेट ऑफ एफएमपी, फॉर्मूला क्या है बच्चा? एफएमपी कितना मिला? 96,600 डिवाइड बाई पेड अप इक्विटी कैपिटल। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना देके रखा है? ध्यान रखना, अमाउंट का यूज करना। अमाउंट देके रखा है बच्चा 6 लाख, तो इनटू 6 लाख, सॉरी डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100, फाइनल आंसर कितना मिला? 16 मीन्स 16.1% फॉर्म में आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इल्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स जो आपने ये निकाला अभी 16.1, तो आ गया 16.1 आया भाई परसेंट, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया था, लिख दिया, इनटू पेड अप पर शेयर। इक्विटी का बैलेंस शीट में देखो इक्विटी पेड अप पर शेयर कितना लिखा है, तो वहां पे लिखा 100 इज फुल्ली पेड, तो इनटू 100 करने का। अगर वहां पे 80 लिखा रहेगा तो 80 लिखना, ध्यान रखना पेड अप लेना है, फेस वैल्यू नहीं, पेड अप। तो सॉल्व करो जरा, कितना आया? 161, कितना आ रहा है? 161, 161 आ गया। क्लियर है? अगर मैं पूछूं डाउट है किसी को? 16.1 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, परसेंट कैंसिल कर दिया तो भी आंसर आ गया। लास्ट है जो फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू। इंट्रिंसिक में जो आंसर आपको मिला 154.5, 154.5 प्लस यील्ड वैल्यू 161 डिवाइड बाई 2 कर दो, फाइनल आंसर बताओ कितना मिला? कितना? 157.75। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है भाई तो अभी आने वाली क्लास है ना बच्चा,
पहला कॉन्सेप्ट है, पहला सम था। फॉर्मेट एक बार क्लियर कर लेना, याद कर लो और नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर शिफ्ट 2 पे चल रहा है, मीन्स नवंबर 2019 वाले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएंगे। नोट कर लो आप इसको, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है नवंबर 19। ध्यान रखना जितने भी बच्चे एक्टिव हैं तो बहुत एक्टिव तरीके से बैठना, तभी ये कॉन्सेप्ट का जो यहाँ पे लिखा गया है वो क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, रिटर्न स्टार्ट कर रहे भाई। फॉलोइंग डिटेल्स देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 2A में रखा है। बैलेंस शीट का डिटेल दिया भाई, कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू जनरल रिजर्व। कितना परसेंट? 20%। तो भाई क्लिक हो जाना चाहिए सर, ट्रांसफर टू रिजर्व की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे आता है कितना परसेंटेज बच्चा? 20% मेंशन किया है। नेक्स्ट आ जाओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन लास्ट 3 ईयर। अब एवरेज नहीं किया, एवरेज हमें करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? प्रॉफिट का रिलेशन किधर है सर? यहाँ है, एवरेज करना पड़ता है, नहीं दिया है तो। नेक्स्ट आ जाओ, नीचे एक छोटा सा एक लाइन छुपा दिए हैं, ध्यान से देखना है नहीं तो प्रॉब्लम है। मशीनरी इज वैल्यूड 6,37,200। असेट का नया वैल्यू सर कहाँ यूज होता है? इधर। तो देखो अपने आप ही जैसे जैसे सम बढ़ेगा वैसे क्लिक हो जाएगा कौन सा आइटम किधर आता है और किस मेथड में आएगा। मशीन कहाँ पर आएगा? इधर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एवरेज यील्ड इन द टाइप ऑफ बिजनेस इज 20%। ये बेसिकली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, याद रख लो बच्चा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में कितना परसेंट दे के रखा है? क्लियर लाइन बोल रहा है 20% है। और देखो ना लाइन और लिखा है, रेट ऑफ टैक्स देके मेंशन किया। ध्यान रखना, रेट ऑफ टैक्स 50%। टैक्स आ गया बच्चा यहाँ पे 50% आ गया टैक्स। क्लियर है कि नहीं? ये सब चीजों देखो क्लिक हो गई, इसलिए मैं स्टार्टिंग से मेंशन किया। ऑलरेडी टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो समझ आने का, यहाँ पे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब स्टार्ट करो पहले मेथड से। पहले मेथड में सिखाया क्या गया? जितने भी असेट है कॉपी पेस्ट कर लो। असेट स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना असेट का पहले नाम लिखते हैं। सबसे पहला असेट हमारा लिखा है मशीनरी, नेक्स्ट असेट है फर्नीचर, नेक्स्ट है स्टॉक, फर्नीचर दिया है, देन हमारा स्टॉक दिया है, देन हमारा डेटर दिया है, डेटर्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ध्यान रखना जितने भी असेट है, लाइन क्या सिखाई गई थी? अगर असेट का नया वैल्यू दिया तो रिकॉर्ड करो। मशीनरी की नई वैल्यू दे के रखा है 6,37,200। कैलसी उठा लो, इसको लिख लो भाई। नई वैल्यू कॉपी करने का, और बाकी किसी एसेट का नया वैल्यू नहीं है, इसका मतलब बैलेंस शीट से कॉपी कर लो बुक वैल्यू पे। यहां पे लिखा गया, याद रखने का स्टेप यही चीज। जितने भी एसेट है नया वैल्यू दिया है तो नया वैल्यू कॉपी। नया वैल्यू सर मशीन का दिया था, कॉपी कर लिया, बाकी को बुक वैल्यू से कॉपी कर लो। बुक वैल्यू से कॉपी करना स्टार्ट। फर्नीचर हमारा 2 लाख का है तो कैलसी में 2 लाख रुपया और ऐड कर लो। नेक्स्ट बात करूं भाई, 1240 का दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक 1240 का है, रिकॉर्ड कर लो। डेटर्स भाई 412 का है, इसको रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट आ जाओ, कैश इन हैंड 6000 दिख रहा है, ये रिकॉर्ड कर दो। लास्ट हमारा कैश एट बैंक 8,68,000 का दिया है। और फिक्टिशियस असेट्स को नहीं रिकॉर्ड करना था तो फिक्टिशियस असेट्स ऑलरेडी दिया ही नहीं है। बट ध्यान रखना बेसिकली देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे वहां गलतियां कर देते हैं पूरा कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में। यहां पे नहीं दिया तो सबका टोटल ले लो और बताओ कितना आंसर आया। कितना? 63,200 ये आ गया बच्चा, टोटल असेट आ गया। अब लायबिलिटी की जब बात करेंगे, टोटल राइट है ना? जब लायबिलिटी की बात करेंगे, लायबिलिटी में किनको नहीं रिकॉर्ड करना था सर? इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं रिकॉर्ड करना है, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इस लायबिलिटी में नहीं रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटी है रिकॉर्ड कर लो। लास्ट से देखना स्टार्ट करने का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पहला आ गया, क्रेडिटर्स दूसरा आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, इक्विटी नहीं आएगा, प्रेफरेंस नहीं आएगा। तो इसमें बेसिकली मैं बात करूं 2 लोग आ रहे हैं, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो मैं रिकॉर्ड करता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मैं क्रेडिटर्स की अमाउंट की बात करूं 8,18,000 आया, 8,18,000। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 3,96,000 तो यहां पे मिला बचा 3,96,000। दोनों का टोटल ले लो, दोनों का टोटल 12,14,000 माइनस कर दो असेट से, टोटल असेट का माइनस टोटल लायबिलिटी से कर दो और बताओ कितना टोटल आया।
कितना 21,49,200। अब लास्ट में माइनस करना है बच्चा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया ही नहीं है, दिया नहीं तो भाई ये खाली रखो, सेम अमाउंट कॉपी हो गया 21,49,200। इसी ध्यान रखना, नहीं दिया तो स्टेप खाली। क्लियर है? आज हो लास्ट स्टेप, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। क्लियर, बैलेंस शीट मेंशन करा 50,000, तो यहाँ पे लिख लो डिवाइड बाय 50,000। कैलसी उठा लो, डिवाइड बाय 50,000 कर दो 42.984। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चा। फॉर्मेट यही है, कोई चीज अगर मिसिंग है भाई खाली रख देने का वो। क्लियर है? अगले पे आ जाओ, यील्ड वैल्यू पे। अब ये प्रॉफिट की क्या बात कर रहे हैं सर? 3 साल का प्रॉफिट दिया है, अब इसको एवरेज करना सीखो भाई। जितने साल का प्रॉफिट है ऐड कर लो। पहले साल का प्रॉफिट 5,45,000, तो मैं यहाँ पे कैलसी में लिख रहा हूं बच्चा 5,45,000 कैलसी ले लो, प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट ले लो 7,32,000, तो वो भी ऐड कर लो। एंड नेक्स्ट थर्ड ईयर का प्रॉफिट 7,85,000 लिख लो, 7,85,000 डिवाइड बाई करने का 3, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है, 3 साल का है तो डिवाइड बाई 3 कितना आया? 6,87,000। क्रॉस चेक करते रहना ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। तीनों का ऐड डिवाइड बाई 3 कर देना, ये आया एवरेज। एवरेज करने के लिए आया तो समझ में आया क्या बच्चा? जितने साल का प्रॉफिट है डिवाइड बाई उतना ईयर करने का, एवरेज मिल गया। अब एवरेज के बाद टैक्स कितना बोल रहा है? 50%। भाई 6,87,000 का 50% निकालो, 343 माइनस कर दो तो वही सेम अमाउंट आया 343,500। ट्रांसफर टू रिजर्व 20%, तो भाई इसी का 20% निकालो, इसी का 20% निकालो 68,700 माइनस कर दो 274,800। क्लियर है क्या भाई? प्रेफरेंस डिविडेंड, जब वही आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं दिया तो डिविडेंड कैसे देगा? ये तो नील हो गया, इसका मतलब हमारा एफएमपी सेम कॉपी हो गया 2,74,800। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या भाई? नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला बता रहे सर एफएमपी बोले तो 2,74,800 इंटू 100 डिवाइड बाई पेड अप इक्विटी कैपिटल, मतलब अमाउंट का यूज करने का ध्यान रखना है। अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे के रखा है भाई? 10 लाख, तो आपको लिखना है बच्चा 10 लाख। और बताओ कितना परसेंटेज आया आंसर? कितना परसेंटेज आया? तो 27.48 आएगा। क्लियर है? कैलकुलेट करके देखो, 27.48 आया। क्लियर है क्या? लास्ट स्टेप, यील्ड वैल्यू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग रेट ऑफ एफएमपी के नाम से भी जानते हैं। वैल्यू कितना पुट अप करो बच्चा? 27.48, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 27.48% इनटू पेड अप पर शेयर। बैलेंस शीट में मिलेगा, ध्यान रखना, ₹20 इज फुल्ली पेड, तो मतलब इंटू 20 कर देने का, इंटू 20 कर दो। और मुझे आंसर बताओ कितना आंसर आया? आंसर कितना आ रहा है? दोन 27, अच्छा हाँ कैंसिल हो गया ना, तो 27.48। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो लास्ट हमारा फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू में बोल रहे हैं भाई इंट्रिंसिक प्लस यील्ड डिवाइड बाई 2। इंट्रिंसिक कितना आया आंसर? 42 पॉइंट, कैलसी ले लो 42.984 प्लस यील्ड का आंसर आया है 27.48 डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों का प्लस कर लो, डिवाइड बाई 2 करो, फेयर वैल्यू का आंसर आएगा 35.23। क्लियर है क्या बच्चा? समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट? क्लियर है? नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लो भाई। 19 के दोनों पेपर सॉल्व हो गए, अब शिफ्ट हो जाते हैं 23 का पेपर। 5 से 6 सम प्रैक्टिस कर लिया, लास्ट प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट ही खत्म। जो यहाँ पे लिखा गया भाई क्लियर हो जाएगा,
क्लियर है कि नहीं? तो जो भी बच्चे कनेक्ट हैं लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो चलिए शिफ्ट हो जाएंगे भाई अप्रैल 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। चले नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं अप्रैल 2023। ध्यान रखना जितने भी बच्चे, मैं क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ भाई, बच्चा कि जितने भी सम है प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर एक सम में कुछ नया कर रहे हो। जैसे इस सम में क्या नया है देखो, यहाँ पे काफी बच्चे गलतियां कर सकते हैं। बैलेंस शीट का डिटेल देके रखा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस शीट तो हमेशा वैसे भी देके ही रखा गया है भाई। द असेट्स आर वैल्यूड, नई वैल्यू दिया जिसका यूज होता है पहले मेथड में, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में। बच्चों को क्लियर है? ये देखो ना, एक लाइन लिखा है, आउट ऑफ टोटल डेटर्स इट वाज फाउंड दैट डेटर्स ऑफ रुपीज 8000 आर बैड। इट मीन्स बैड डेब्ट्स दिया है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कि बैड डेब्ट्स हमारा डेटर से माइनस होता है। इसका मतलब नई वैल्यू जब यहाँ पे डेटर के निकालोगे तो बैड डेब्ट्स माइनस करके निकालोगे, जो कि बच्चे गलतियां यहाँ पे कर देते हैं। काफ़ी बच्चों को ये लगता है सर ये 8000 डेटर का नया वैल्यू है, कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आता सर 8000 क्या करना है। ये सीधा लाइन ये बता रहा है जो टोटल डेटर है उसमें से हमारा बैड डेप्ट हमारा 8000 का, तो बैड डेप्ट हम लोग फाइनल अकाउंट में पढ़े कि डेटर से माइनस करके नई वैल्यू मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज था। प्रॉफिट देख के रखा है सर, प्रॉफिट का यूज हमारा इधर होता है, याद रख लो, यील्ड में होता है। ट्रांसफर टू रिजर्व देख के रखा है सर, सेकंड मेथड में यूज होता है। 25% देख के रखा है। एंड सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10% है, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो दो चीजें यहाँ पे बेसिकली हमारी क्लियर हो गई हैं। एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, कितना परसेंट, 25% ये मेंशन कर रहा है। एंड सेकंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये जो कि यहाँ पे हमारा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कितना परसेंट? 10। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमेशा नई वैल्यू लिखा करो, रियलाइज वैल्यू लिखा करो। कौन कौन सा है? लैंड एंड बिल्डिंग, तो पहला लिख दो बच्चा लैंड एंड बिल्डिंग। पहले मेथड में यही लिखते हैं, जितने भी एसेट है आप कॉपी करो, लेकिन नई वैल्यू 3,80,000 लैंड एंड बिल्डिंग 3,80,000 कैल से उठा लो। गुडविल का नया वैल्यू दिया है एंड प्लांट एंड मशीन की नई वैल्यू दिया है, प्लांट एंड मशीनरी। गुडविल की नई वैल्यू 2,80,000 एंड 280 to 500 नेक्स्ट हमारा वैल्यू है। क्लियर है क्या बच्चा? 280 to 500। नेक्स्ट आ जाओ डेटर्स पे। पहले अब ये 3 आइटम तो यहाँ सीधा मेंशन था, अब आ जाओ अपने बैलेंस शीट पे। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, प्लांट एंड मशीन हो चुका है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क में लिख रहा हूँ, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की बात करेंगे, ध्यान रखना जो नई वैल्यू था वो लिखा, अब बुक वैल्यू से कॉपी कर लिया करो। 44,000, तो मैं लिख रहा हूँ 44। नेक्स्ट आ जाओ स्टॉक है एंड बैंक दिया है। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ 60,000 है, तो आप ऐड करो 60,000। बैंक की बात करूँ तो 1,04,000 है, 1,04,000 बैंक हो गया। ध्यान रखना फिर से यहाँ पे एक फिक्टिशियस असेट आया है, नहीं रिकॉर्ड करना, यहाँ पे लिखा है, उसको साइड कर दो भाई। लास्ट आ जाओ डेटर्स। डेटर इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना, जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो हाईलाइट कर लेना। डेटर है कितना? 1,68,000, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हाईलाइट भी करो आप। 160 में से 8,000 मेरा बैड डेब्ट्स है, तो बैलेंस कितना बचा? 1,60,000। तो इसको जहाँ पे भी आप नोट्स बनाना एग्जाम टाइम के रिवीजन में याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका मिस्टेक होने का मतलब है भाई 3 से 4 मार्क्स इजिली एग्जामिनर आपका ले लेगा। टोटल ले लो सबका 13,10,500। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या, सिंपल सा लाइन है, जितने भी एसेट है रिकॉर्ड करना फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के। न्यू वैल्यू दिया, न्यू वैल्यू कॉपी कर लो, अदरवाइज बुक वैल्यू से कॉपी कर लेने का। लायबिलिटी पे शिफ्ट हो जाओ, 3 लोग को नहीं रिकॉर्ड करना, इक्विटी को नहीं रिकॉर्ड करना, प्रेफरेंस को नहीं रिकॉर्ड करना, जितने भी रिजर्व है उनको नहीं रिकॉर्ड करना। तो बच कौन रहा है सर? इनकम टैक्स प्रोविजन बच रहा है, क्रेडिटर बच रहा है, 2 लोग बच रहे भाई। लिख दो यहाँ पे इनकम टैक्स लिख दो, इनकम टैक्स लिख दो। और कौन बचा है? क्रेडिटर्स। लायबिलिटी के बारे में बेसिकली कुछ बोला नहीं जाता, तो ये तो बुक वैल्यू से ही कॉपी हो जाएंगे। इनकम टैक्स 1,20,000 और अगर मैं बात करूं क्रेडिटर 2,56,000, 2,56,000 दोनों का टोटल ले लो 3,76,000। टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, इस टोटल को इस टोटल से माइनस कर लो,
934,500, इसमें से माइनस होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बट क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखने का बचा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया, तो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नील, तो ये मेरा सेम कॉपी 934,500 इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर 4000 इक्विटी शेयर क्लियर मेंशन है, तो डिवाइड बाई 4000 कर दो, फाइनल आंसर बता दो कितना, 233.625। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को डाउट है क्या भाई, इंट्रिंसिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बच्चा, असेट, असेट में सर नई वैल्यू दिया रिकॉर्ड कर लो, रियलाइज वैल्यू दिया रिकॉर्ड करो, नहीं दिया तो बुक वैल्यू, फिक्टिशियस असेट्स को इग्नोर करने का। यहाँ पे लायबिलिटी में बेसिकली क्या बताया, तीन लोगों को छोड़ देना, इक्विटी, रिजर्व एंड हमारे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्योंकि ये अलग से आते हैं, माइनस करने का जो आंसर है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से किया तो आंसर मिल गया। अब शिफ्ट हो जाओ इल्ड वैल्यू पे। इल्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, प्रॉफिट देखने का, प्रॉफिट कौन सा दिया सर, 3 साल का प्रॉफिट है, इसका मतलब उसको एवरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए बच्चा एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज करने का कैसे, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लो, तो लिखो आप पे कैलसी पे 1,60,000 ऐड कर दो, 1,80,000 ऐड कर दो, लास्ट आपका 2,12,000 डिवाइड बाय 3 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 3 कर देना, क्लियर क्या, डिवाइड बाय 3 टोटल करके डिवाइड बाय 3 करो, 1,84,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को डाउट है क्या, नहीं। माइनस टैक्स, टैक्स के बारे में कहीं कोई स्टोरी बोला है क्या, बिल्कुल नहीं बोला है सर, टैक्स नहीं दिया तो बच्चा टैक्स खाली रख दो, सेम अमाउंट कॉपी हो गया 184। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये तो बेसिकली हर एक सम में देके रखेंगे 25% का, तो 184 का 25% निकालो, 46,000 माइनस ले लो 138। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड, जब आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आएगा, ये भी मेरा नील हो गया, तो एफएमपी कितना मिला बच्चा 1,38,000। क्लियर है क्या, पहला स्टेप हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट में आ जाओ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं। एफएमपी मिला है बच्चा 1,38,000। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या, डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल, इक्विटी का कैपिटल का टोटल अमाउंट लेने का, अगर मैं बात करूं इक्विटी कैपिटल कितना है भाई 4 लाख, तो लिखने का 4 लाख इंटू 100 कर दो, कितना आंसर आया 34.5%। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को डाउट है क्या, लास्ट यील्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपने अभी जस्ट निकाला है बच्चा 34.5% इनटू पेड अप इक्विटी पर शेयर, बैलेंस शीट में रिटर्न जो ₹100 ईच लिखा तो 100 से मल्टीप्लाई, चलिए कितना आंसर आया 345। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, इधर तीनों मेथड 15 मार्क्स का बेसिकली पूछते हैं, लाइन मेंशन भी कर रहा है बच्चा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस अंडर इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड एंड फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू की जब बात करेंगे तो हम लोग करते क्या भाई, दोनों आंसर को ऐड, पहला आंसर है कितना है बच्चा, इंट्रिंसिक वैल्यू 233.625 प्लस यील्ड वैल्यू मिला है 345 और डिवाइड बाई कर देंगे 2, तो चलिए दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 कितना 289. चलिए 3125, तो 31 ही आप लिखो, क्लियर है क्या, नोट कर लो आप इसको, नोट कर लो आप इसको। 3 प्रैक्टिकल 3 ईयर का सम सॉल्व किया, देखो हर ईयर में कुछ ना कुछ चेंज किया, इसलिए ध्यान रखना, मैंने पहले बताया बच्चा कि जितने भी है प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मैं बार बार हर एक लाइन में बोला, जैसे जब भी इंट्रिंसिक की बात करते हैं लाइन याद रखना, जितने भी असेट है नई वैल्यू नहीं दिया तो बुक वैल्यू, किसको नहीं लिखना, फिक्टिशियस असेट्स को, फिर लेस करने का लायबिलिटी किसको नहीं लिखना सर, 3 लोग है, इक्विटी प्रेफरेंस जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस रहेंगे उनको रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि प्रेफरेंस अलग से माइनस होता है। प्रेफरेंस माइनस करने का जो लाइन मिला, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर किया तो आंसर मिल गया, ये सीधा बेसिक स्टेप है। नेक्स्ट आने का यील्ड वाले में क्या बताया गया, एवरेज करने का, 3 साल का प्रॉफिट 4 साल का प्रॉफिट जितने भी रहेगा भाई प्लस करना, डिवाइड बाय उतना नंबर ऑफ ईयर, टैक्स दिया तो माइनस कर दो, याद रखना ये स्टेप में ही चलेंगे बच्चा, टैक्स माइनस पहले होता है, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व होता है, फिर हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। क्लियर क्या, एफएमपी मिला, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ एफएमपी बोलते हैं जिसको, एफएमपी डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100 करने का, लास्ट हमारा यील्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ एफएमपी
एफएमपी डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप पर शेयर। अभी हो सकता है किसी ईयर में इसका कॉन्सेप्ट आपका ऐड करें यहाँ पे। लास्ट आपका फेयर वैल्यू तो आसान है, अगर दोनों राइट आया है तो दोनों को ऐड, डिवाइड बाई 2। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर है। तो चलिए शिफ्ट होंगे नवंबर 2023 के क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, नवंबर 2023 मीन्स केटी वाला पेपर। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया बच्चा, जितने भी पेपर सॉल्व करोगे थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ वो खेलेंगे। इजी कॉन्सेप्ट है, बट जो बच्चा एकदम परफेक्ट रट्टा मारे तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बताया सेंटेंस याद रखना मैंने क्या बोला था। अब लाइन जरा पढ़ते भाई, बैलेंस शीट का डिटेल है, बैलेंस शीट पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं है, सीधा शिफ्ट हो जाने का नीचे। ऑल द असेट्स वेयर इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट ₹13,80,000। इट मीन्स पूरा असेट का सीधा दे दिया। अभी तक होता क्या था बच्चे, जितने भी असेट होते थे सबका डिटेल देता था, बट यहां पे क्लियर बोला भाई जितने भी आपके असेट है उसका रीवैल्यूड इतना है, इसका मतलब सीधा वही अमाउंट लेना है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है, अभी तक आपने बेसिकली हर सम में 3 साल का देखा, बट यहां पे देके रखे 5 साल, कोई मसला नहीं भाई। 5 साल के प्रॉफिट को जो ऐड कर लो, डिवाइड बाई 5। मैंने आपको इसलिए सेंटेंस बोला था, जितने भी ईयर का प्रॉफिट देने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, सबको ऐड डिवाइड बाई कर देने का 5। अब ध्यान रखो, इसी में और चीज बता देता हूं सर, अगर मान लो 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया बेसिकली, या 5 साल का मान लो प्रॉफिट दिया भाई, 1 साल का लॉस है तो क्या करने का, तो लॉस माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, सिंपल सा। 4 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस, तो लॉस माइनस, बट डिवाइड बाई 5 ही रहेगा। ये तो बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, इसी में बता दिया, बट यहां पे 5 साल का प्रॉफिट ही दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट का यूज कहां होता है सर, ये इल्ड वैल्यू में होता है, याद हो गया, समझ गया। इट वॉज डिसाइडेड टू सेट असाइड 15% ऑफ द प्रॉफिट टूवर्ड्स जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यहां पे देखो लिखा ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना परसेंट, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, क्लियर मेंशन कर रहा है बच्चा, 15% कर दो। अगर मैं बोलूं कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। This proportion was considered reasonable in the industry in which the company was engaged and where a fair investment return may be taken at 10%। बेसिकली ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन में नहीं है ना, ट्रांसफर टू रिजर्व खुद पता चल जाता सर ये परसेंटेज है, बाकी जो परसेंट दिखा तो खुद से सोचने का, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही दिया रहेगा। कंफ्यूजन में मत आना सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का नाम चेंज करते रहते तो आप सिंपल सा लॉजिक क्या लेना, लॉजिक है ये, ट्रांसफर टू रिजर्व का परसेंटेज पहचान लो, बाकी जो परसेंट बचा वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का ही परसेंटेज होगा, सीधा लॉजिक है। कितना परसेंट मेंशन है, 10%। ये सम तो और आसान हो गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसमें क्योंकि आसान इसलिए है बच्चा, टोटल असेट की वैल्यू सीधा दे के रखा भाई, 13,80,000, तो मैं सीधा लिखूंगा भाई टोटल असेट, ऑल असेट्स रियलाइज। अब सीधा अमाउंट लिख देने का 13,80,000। अब ध्यान रखना, एग्जाम में आपको इतना गैप नहीं रखना है, ये तो मैं फॉर्मेट बनाया हूं इसलिए इतना गैप दिख रहा है, तो आपको सीधा लायबिलिटी ऊपर शिफ्ट कर देनी है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ, असेट टोटल दिया, टोटल लिख दिया, लेस लायबिलिटी। लायबिलिटी में कौन कौन नहीं रहेंगे, याद रखने का 3, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं रहेगा। तो बचा कौन है यहाँ पे सर, अदर लायबिलिटी एंड क्रेडिटर, 2 लोग बच रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चा अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी, और कौन बच रहा है, क्रेडिटर्स बच रहा है मेरा, तो अदर लायबिलिटी एंड क्रेडिटर्स बचे। अदर लायबिलिटी कितना, 10,000, तो यहाँ पे लिखो आप 10,000। क्रेडिटर कितना, 30,000, और इनका अगर मैं टोटल कर लूँ तो बच्चा मिलेगा 40,000। अगर मैं पूछूँ कोई दिक्कत आई है क्या? नहीं। 13,80,000 से 40,000 माइनस कर दो, 13,40,000। लेस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है क्या? नहीं दिया, तो नहीं दिया तो इसको नील कर दो। इसका मतलब यही सेम अमाउंट कॉपी हो गया भाई, 13,40,000। क्लियर है? और इंपॉर्टेंट चीज, एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पे डिबेंचर भी दिया है, तो डिबेंचर यहाँ पे ऐड किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने डिबेंचर को लेकर नहीं बात किया था। मैंने क्या बोला था, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ऐसा एक छोटा सा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे डिबेंचर भी रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए, अदर लायबिलिटी कितना था, 10,000, अदर लायबिलिटी मेरा 10,000 है, क्रेडिटर्स मेरा 30,000 है। डिबेंचर की अगर मैं बात करूं तो डिबेंचर है वही 5 लाख, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5,40,000, टोटल हो गया 5,40,000। क्लियर है बच्चा? टोटल असेट से 5,40,000 माइनस कर दो, कितना आया, 5
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नील है तो खाली रख दो, अमाउंट अवेलेबल सेम आ जाएगा 840, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से अगर मैं कर दूं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में कितना दिया है देखो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 6000, डिवाइड बाय 6000 कर दो 1। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या? अभी तक जितने सम किए उसमें डिबेंचर नहीं था, क्लियर है क्या? बट यहाँ की लाइन अगर आप याद रखोगे, 3 को नहीं रिकॉर्ड करना, बाकी को रिकॉर्ड कर लेना है। किनको 3 को? सर इक्विटी, रिजर्व, सरप्लस, प्रेफरेंस, बाकी सबको रिकॉर्ड करो। बैंक लोन आए रिकॉर्ड करो, डिबेंचर आए रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पे इन्होंने डिबेंचर ऐड किया तो कंफ्यूजन नहीं होना, रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत आई है क्या? सर बिल्कुल नहीं। इल्ड पे आ जाओ, प्रॉफिट की बात कर लो। 5 साल का प्रॉफिट है भाई, ऐड करना स्टार्ट करो। पहले साल का 80,000। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं 84, 92, 84,000, 92,000। नेक्स्ट ईयर की बात करें 88, फिर 96, 88 एंड लास्ट हमारा 96, और डिवाइड बाई कर दो 5, क्योंकि 5 ईयर का प्रॉफिट, तो डिवाइड बाई 5 कितना आया? 88। क्लियर है क्या? किसी बच्चे को डाउट है क्या? अभी डाउट नहीं है किसी को? अगर मैं पूछूं टैक्स में कोई दिक्कत है क्या? टैक्स तो दिया ही नहीं है सर, खाली रहेगा। क्रॉस चेक कर लेना सही आ रहा है कैलकुलेशन कि नहीं। कैलकुलेशन आप लोग भी कैल से लेके बैठना, इनकेस कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप लोग को भी आइडिया चल जाएगा। नई दिक्कत 88 कॉपी हो जाएगा, 88 कॉपी हुआ। ट्रांसफर टू रिजर्व 15%, तो 88,000 का 15% निकालो, 88 का 15% निकालो, 13,200 माइनस कर दो 88,000 माइनस 13,200, 74,800। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, तो यहां अमाउंट आप मैच कर लिया करो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या? नहीं, नील लिखा है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे हो सकता है भाई? ये भी नील, ये सेम कॉपी 78,400। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत आई है क्या? नहीं सर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में आते हैं, फॉर्मूला क्या है बच्चा? FMP 74,800 डिवाइड बाई पेड अप इक्विटी कैपिटल, और पेड अप इक्विटी कैपिटल बैलेंस शीट में जाओ, क्लियर मेंशन है बच्चा 6 लाख इंटू 100, कितना परसेंट? कितना? 12.466। चलिए 66%, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? नेक्स्ट हमारा इल्ड वैल्यू, जो आपका ये परसेंट आया वो लिख दो, 12.466% इनटू पेड अप पर शेयर। बैलेंस शीट में जाओ, पेड अप पर शेयर क्लियर बोला 100 ईच, एक ही वैल्यू दिया तो वही रिकॉर्ड कर लो। आप 100 दिया है भाई, रिकॉर्ड करो, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कितना आंसर आया। आंसर मिला 124.66। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? तीनों मेथड बोला है क्या क्वेश्चन में? मेथड देख लो बच्चा, तीनों है क्या? तीनों ही बोलते हैं ऑलमोस्ट, अभी तक जितने भी समाये तीनों बोला है। फेयर वैल्यू क्या सिखाता है? दोनों मेथड का प्लस डिवाइड बाई 2, तो लिख लो बच्चा यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना मिला 140, और अगर मैं आपसे पूछूं यील्ड वैल्यू कितना मिला 124.66, डिवाइड बाई कर दो 2, दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड बाई 2 करो, कितना आंसर आया? कितना आंसर आ रहा है? 132.33। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं इस टॉपिक में, इस सब में कोई नया कॉन्सेप्ट आया क्या बच्चा? तो यहाँ पे एक ही चीज़ न्यू दिख रही है, डिबेंचर। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बताया था, तो याद रख लेना, 3 चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करना। प्रेफरेंस मत रिकॉर्ड मत करना, वो लास्ट में रिकॉर्ड होता है, इसे ध्यान रखना। ऐसा नहीं बोलो पूरा रिकॉर्ड ही नहीं होगा, बट वो लास्ट में होगा, इधर नहीं होगा, इनके साथ नहीं होता, वो अलग से रिकॉर्ड होता है। क्लियर है क्या? तो डिबेंचर यहाँ पे ध्यान रखना, डिबेंचर आएगा, बैंक लोन आएगा, क्लियर है? तो इसलिए मैंने बोला जितने भी ईयर आप सॉल्व करोगे एक न्यू कॉन्सेप्ट आएगा। बट मुझे लगता है भाई ये 6 पेपर काफ़ी इनफ हो जाएंगे आपके एग्जाम में, ये 15 मार्क्स आपका सिक्योर करने के लिए। आई थिंक जितने भी सम अभी तक आपने प्रैक्टिस किया है उसका कॉन्सेप्ट आपका बेटर तरीके से क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे भाई अप्रैल 2024 का क्वेश्चन।
चले नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी। अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। बैलेंस शीट का डिटेल है 2A में, बेसिकली हर ईयर में वो 2A में ही इसको सेटअप किए हैं। 2A का डिटेल है, बैलेंस शीट देख के रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने का वहां पे देख के रखा है भाई, वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, गुडविल दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, इक्विपमेंट, जितने भी एसेट का न्यू वैल्यू होता है तो कहां पे लिखते हैं भाई, ऑल एसेट्स रियलाइजेशन, और स्टार्ट भी सब यहीं से कर दो। गुडविल 3,60,000, कैलसी उठा लो। सबसे पहला गुडविल 3,60,000, हमेशा एसेट का नया वैल्यू पहले रिकॉर्ड करने का। लैंड एंड बिल्डिंग दे के रखा है 6,10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 6,10,000। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, इक्विपमेंट 2,40,000, इक्विपमेंट 2,40,000। चलिए नेक्स्ट बात करूं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देके रखा है 1,59,000, तो इन्वेस्टमेंट हमारा आया 1,59,000। असेट ऑलमोस्ट जितने थे नई वैल्यू आ चुकी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देके रखा 15%। कहां पे यूज होता है भाई, बहुत सारे सम हो चुके हैं तो हर एक बच्चे को पता होगा सर यहाँ पे यूज होता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ भाई, कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट है, इधर आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देके रखा है वो सेम ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, बोला 3 साल से सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, बाकी डिटेल्स में कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। अगर मैं पूछूं कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए स्टार्ट करो। पहला तो भाई असेट मैच करो, कौन सा असेट नहीं हो। गुडविल हो चुका, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका, इक्विपमेंट हो चुका, इन्वेस्टमेंट हो चुका। नेक्स्ट हमारा है स्टॉक, तो स्टॉक अब बुक वैल्यू पे ही कॉपी कर लो, बैलेंस शीट से देख के 4,65,000। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, बिल्स रिसीवेबल। अगर मैं बिल्स की बात करूं 3,20,000 एंड बैंक एंड कैश बैलेंस, बैंक एंड कैश बैलेंस, अगर मैं बैंक एंड कैश की बात करूं 60,000। लास्ट हमारा फिक्टिशियस असेट्स दिया है तो इग्नोर कर दो भाई, उसका कोई काम नहीं है, निकाल दो उसको। फिक्टिशियस असेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब इनका टोटल बता दो कितना आया। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। लेस लायबिलिटी, लायबिलिटी में किनको नहीं रखना, याद कर लो, 3 लोग हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस है, रिजर्व एंड सरप्लस। बचा कौन है सर, डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, 2 लोग हैं, दोनों को रिकॉर्ड कर लो। डिबेंचर है 10% एंड करंट लायबिलिटी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एंड करेंट लायबिलिटी, 10% डिबेंचर एंड करेंट लायबिलिटी। 10% डिबेंचर की बात करूंगा तो 2 लाख, करेंट लायबिलिटी 1,84,000। चलिए दोनों का टोटल 3,84,000, ये आया हमारा टोटल लायबिलिटी का। अगर बोलो तो कोई डाउट है क्या, माइनस टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी कितना मिला, लेस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में देख रहा हूं मैं तो 3 लाख दिया है, 3 लाख। चलिए 3 लाख माइनस कर दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस किया 15,30,000। कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर का नंबर ऑफ शेयर लेने का 60,000, बैलेंस शीट मेंशन कर रहा है 60,000, डिवाइड कर दो 25.5। कोई डाउट है क्या किसी को? अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिया रहेगा सर क्या करना, अमाउंट दिया होगा डिवाइड बाय फेस वैल्यू करने का आ जाएगा। बट बेसिकली अभी तक जितने समय वहां पे दिया था, बट नहीं दिया रहेगा तो याद रख लेना अमाउंट जो था, अमाउंट कितना है 6 लाख, डिवाइड बाय 10 करने का 60,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, इल्ड वैल्यू, ये बेस ऑलरेडी यहां लिखा है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, यहां मैंने हाईलाइट किया, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, अब यहां पे इल्ड वैल्यू प्रॉफिट की बात करता है तो प्रॉफिट में 3 साल का प्रॉफिट है, ऐड करो भाई 2,54,400, 2,54,400 कैलसी ले लो, प्लस 273,300, 273,300 प्लस नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 354,300, 354,300, 3 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 3 कर दो और आंसर बताओ कितना। आई थिंक हर एक बच्चे का यही आया 294। टैक्स के बारे में सर कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो नील रखने का 294 कॉपी कर दो।
और पहला सम अभी तक ऐसा है जहां पे ट्रांसफर टू रिजर्व की बात नहीं किया, तो ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं करने का और 294 कॉपी करने का। क्लियर है क्या बच्चा? फॉर्मेट में पहले से बताया तो इसलिए लिख दिया, नहीं बनाया तो नहीं लिखने का, बट अगर लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, खाली रख दो, नई डिटेल दिया तो नहीं करने का। नेक्स्ट आ जाओ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो यहां पे देखने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या है, और 8% बोला है भाई, 8%, तो वहां पे लिखो भाई 3 लाख का 8%, 3 लाख का 8% कितना आया 24,000। इसका वर्किंग आप यहाँ पे दिखा देना, 3 लाख इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है इनटू 8%, 24 माइनस कर दो 2,70,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या, एवरेज कर दो, टैक्स दिया तो माइनस कर दो, नहीं दिया तो खाली रख दो, ट्रांसफर टू रिजर्व में उसके बाद लेके जाओ, नहीं दिया तो खाली रखो, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है तो कैलकुलेशन करने का, नहीं दिया तो भी माइनस हो जाता, मतलब खाली रखते हैं। अब वैल्यू पुटअप करते हैं रेट ऑफ एफएमपी पे, काम खत्म हो गया भाई। रेट ऑफ एफएमपी ध्यान रखना, रेट ऑफ एफएमपी आपका यहां पे आया ना, एफएमपी 270 इंटू 100 डिवाइड बाई पेड अप इक्विटी कैपिटल। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, इक्विटी कैपिटल कितना देके रखा है 6 लाख, तो भाई 6 लाख कैल से उठा लो 45%। आई थिंक हर एक बच्चे का यही है, परसेंटेज फॉर्म में आएगा। लास्ट हमारा यील्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ये जो आपने निकाला 45% इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, इक्विटी का देखना कितना देके रखा है 10 पर शेयर, तो लिखने का 10 मल्टीप्लाई करके डिवाइड, कितना आंसर आया? क्लियर है क्या हर एक बच्चे का? इजी। लास्ट हमारा फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक प्लस यील्ड डिवाइड बाय 2, इंट्रिंसिक का आंसर है 25.5 प्लस यील्ड का आंसर है 30, डिवाइड बाई कर दो 2, तो दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 27.75। क्लियर है क्या? कोई नया कॉन्सेप्ट आया था? कोई नया कॉन्सेप्ट इस सब में तो नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि अभी तक जितने भी चीजें हमने पढ़ा वही दिया। टैक्स नहीं दिया रहेगा, ये सब याद रखना, बेसिक चीज है। टैक्स नहीं दिया, नहीं कैलकुलेशन नहीं करने का, खाली रखो। दिया तो काउंट कर दो भाई। ट्रांसफर टू रिजर्व सर नहीं दिया तो खाली रखने का, दिया है तो कैलकुलेशन करने का। क्लियर समझ में आ रहा है? नोट करो। इसके बाद एक लास्ट हमारा सम बच रहा है इसमें, चलिए नोट कर लिया। तो लास्ट हमारा नवंबर 24 जो अभी रिसेंटली केटी का पेपर हुआ था ना, उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। चलिए लास्ट एग्जांपल बात करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात करते हैं भाई। कौन सा ईयर आ रहा है सर? जो अभी रिसेंटली केटी का आप लोग का पेपर हुआ था। बैलेंस शीट का डिटेल है, ध्यान रखना हर एक बच्चे को। अब तो सम का एक आइडिया चल गया, सर बैलेंस शीट का डिटेल देंगे। और नीचे डिटेल है भाई, फॉर दी लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट देके रखा है आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स नहीं माइनस करना, इसी ध्यान रखना वहाँ पे। क्लियर है? 5 साल का प्रॉफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी सेट एसाइड 10% प्रॉफिट फॉर जनरल रिजर्व, 10% रिजर्व में जाने वाला है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व करना है बच्चा 10%। नेक्स्ट लाइन आगे बढ़ते हैं जरा। द फेयर रेट ऑफ रिटर्न कंपनी का देके रखा है 10%, इट मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की वो बात कर रहा है, ये भी 10% ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे का डिटेल जब पढ़ता हूँ तो आगे का डिटेल सर कुछ असेट है जिसका रीवैल्यूएशन हुआ है। अगर मैं असेट की बात करूँ, प्लांट एंड मशीन है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है। लास्ट बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बिजनेस अंडर इंट्रिंसिक, यील्ड एंड फेयर वैल्यू, तीनों मेथड की बात कर रहे हैं। चलो असेट से कहानी स्टार्ट। प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, तो मैं लिख रहा हूँ बच्चा प्लांट एंड मशीन, कैल से उठा लो, प्लांट एंड मशीनरी है। नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग है। लास्ट अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट है। 3 का न्यू वैल्यू उन्होंने दिया है, 3 असेट का नया वैल्यू दिया, तो रिकॉर्ड कर लो जरा नया वैल्यू। 3,04,50,000, 3 लाख का हमारा इधर ये 4,50,000। लास्ट हमारा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट, जिसका नया वैल्यू तो रिकॉर्ड किया। अब बैलेंस शीट में रिटर्न आ जाओ। गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो गुडविल बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो। जो असेट नहीं बोला है तो गुडविल, मतलब जो असेट नहीं बोला तो भाई बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का 50,000। क्लियर है क्या बच्चा? नेक्स्ट आ जाओ बिल्डिंग, बिल्डिंग ऑलरेडी हो चुका है, उसको रहने दो।
प्लांट एंड मशीन भी ऑलरेडी हो चुका है, रहने दो। इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डेटर है, बैंक है, स्टॉक है, 3 लोग बच रहे हैं। तो डेटर ले लो, बैंक ले लो एंड स्टॉक। कोई भी फिक्टिशियस असेट्स नहीं दिया था तो पूरा असेट रिकॉर्ड हो गया। डेटर का बुक वैल्यू कितना है 90 60 1,50,000, ये अपना 90 60 लास्ट हमारा 1,50,000। टोटल असेट हमने रिकॉर्ड कर लिया और इनका टोटल ले लेना है। क्रॉस चेक करते रहना भाई, 2 लोग टोटल लेते रहो कम से कम। क्लियर है क्या? लेस करना है बच्चा लायबिलिटी, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। लेस करना है लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ में कौन सा? एक्सटर्नल। नहीं समझ में आएगा तो याद रखना 3 लोग को नहीं रिकॉर्ड करना है, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो बचा कौन है यहाँ पे? बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, 10% डिबेंचर भी है। ध्यान रखना पीएनएल रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, एंड रिजर्व तो रिजर्व ही है, एंड इक्विटी दिया। तो 3 लोग आ रहे हैं, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। कौन कौन है? डिबेंचर 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अगर मैं डिबेंचर का बुक वैल्यू की बात करूं, डिबेंचर क्वेश्चन में देके रखा है 4 लाख, डिबेंचर है 4 लाख, तो डिबेंचर मैंने लिख दिया 4 लाख। क्रेडिटर की अगर बात किया जाए तो क्रेडिटर 50 एंड ये वाला 25, लास्ट वाला 25। तीनों का टोटल ले लो 475, टोटल में से माइनस ले लो 675 माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर मैं लाइन पढ़ूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चा, तो ये खाली, और ये अमाउंट कॉपी पेस्ट हो गया नीचे। और मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर से, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल जरा देख लो भाई, 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो डिवाइड बाई कर दो 50,000, आंसर मिलेगा वैल्यू पर शेयर। डिवाइड बाई 50,000 करो, कितना? 13.5। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं। नेक्स्ट आ जाओ इल्ड पे। प्रॉफिट की बात कर लो, कितने ईयर का प्रॉफिट सर? 5 साल का प्रॉफिट है, ऐड कर लो जरा 85 90, पहले साल का प्रॉफिट 85, सेकेंड ईयर का 90, नेक्स्ट ईयर के अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ 96, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट की बात करूँ तो 1,10,000, एंड लास्ट ईयर के प्रॉफिट की बात करूँ तो 1,39,000। डिवाइड बाई कितने ईयर का प्रॉफिट है बच्चा? 5, तो डिवाइड बाई 5 कर दूं और मुझे बताओ इसका एवरेज कितना आया? 1,04,000। टैक्स खत्म हो गया क्योंकि ऑलरेडी ये आफ्टर टैक्स था, तो भाई आएगा नहीं। सेम अमाउंट कॉपी कर लो, ट्रांसफर टू रिजर्व में 10% है तो 10% निकाल लो, 10,400 माइनस कर दो, 93,600। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया क्या सर? नहीं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आ सकता है? 93,600। कोई डाउट है क्या? एफएमपी निकल गया, कॉन्सेप्ट वैल्यू पुटअप करो थोड़ा। वैल्यू एफएमपी 93,600 डिवाइड बाई पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है? बैलेंस शीट में जाओ, कितना देके रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल? 5 लाख, 5 लाख इनटू 100, और बताइए परसेंटेज कितना आया? 18.772%। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। तो लास्ट आ जाओ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 18.72 परसेंटेज इनटू पेड अप पर शेयर। पेड अप पर शेयर चले जाओ, 10 ईच दे के रखा तो इंटू 10 कर दो और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 18.72 हमारा आंसर भी आएगा। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। सॉल्व करते हैं जरा। यहाँ पे इंट्रिंसिक फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जरा। इंट्रिंसिक कितना मिला है? 13.5 प्लस यील्ड कितना मिला है? 18.72 डिवाइड बाई कर दो 2। इसको सॉल्व करो जरा। 16.6
11, ये हमारा फाइनल आंसर। अगर मैं पूछूं कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नया दिया है क्या, कुछ नहीं, अभी तक जितने सम आपने प्रैक्टिस किए उसके बाहर तो यहाँ पे कुछ नहीं देखने मिल रहा है। नोट कर लो इसको आप। चलिए नोट कर लिया, आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। तो ज़्यादा टाइम जाने से पहले 2 मिनट का एक रिवीजन शॉर्ट करेंगे कि आपने अभी तक सीखा क्या कॉन्सेप्ट। जरा आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं थोड़ा फास्ट। सबसे पहला मेथड ध्यान में रखना, सबसे पहला मेथड ध्यान में रखना, पहला मेथड, पहले मेथड को रिवाइज कर लो जरा। पहले मेथड को मैंने हटा दिया, पहला मेथड नाम क्या है बच्चे इसका, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड नेट एसेट मेथड। 2 मेन है जो आपके सिलेबस में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया होगा, ये 6 क्वेश्चन वहां पे देखने मिला है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ऑल असेट रियलाइज, जितने भी असेट है कॉपी पेस्ट कर दो। बुक वैल्यू, पहले तो रियलाइज वैल्यू देखने का, रियलाइज वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखने मिलेगा। अगर वहां नहीं है तो सर बुक वैल्यू पे कॉपी होगा। कौन से असेट नहीं लिखना है सर, फिक्टिशियस असेट्स नहीं लिखना है। क्लियर हो गया, नोट हो गया। अगर ये क्लियर है तो शिफ्ट हो जाओ लायबिलिटी पे, माइनस करना है लायबिलिटी। लायबिलिटी में किसको नहीं रिकॉर्ड करना है सर, 3 लायबिलिटी, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं रिकॉर्ड करने का। माइनस कर दिया, जो अमाउंट मिला उसको बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, एंड उसमें से माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो आंसर मिलता है, अमाउंट मिलता है, उसको बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइड कर देना बच्चा नंबर ऑफ शेयर से। आंसर मिल गया इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, इल्ड वैल्यू वाले पे आ जाओ, इल्ड वैल्यू वाले पे आ जाओ। इल्ड वैल्यू का स्टेप ध्यान में रखना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया। सबसे पहले सर इसको मैं हटा दूँ, उसके बाद बात करूँ। अब जितने बच्चों का माइंड बहुत एक्टिव था वही बता पाएंगे कितना स्टेप था। 1 2 3, पहले एफएमपी का कैलकुलेशन हुआ। इसमें सबसे पहला स्टेप सर एवरेज प्रॉफिट, अगर दिया तो बेस्ट है, नहीं दिया तो एवरेज करना पड़ता है। जितने भी ईयर का प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करने का। माइनस टैक्स कर दो, अगर टैक्स नहीं दिया तो भाई कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, दिया है तो भाई माइनस करके लिख दो। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व आ जाएगा, माइनस करना है। देन लास्ट में हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करो। फाइनल आंसर मिला सर एफएमपी। उसके बाद निकालते हैं रेट ऑफ एफएमपी या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं। फॉर्मूला इजी है भाई, एफएमपी डिवाइड बाई पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100 परसेंटेज फॉर्म में आएगा। लास्ट हमारा इल्ड वैल्यू है, इल्ड वैल्यू का फॉर्मूला है रेट ऑफ एफएमपी या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर आएगा और जो भी आंसर आएगा वैल्यू पुट अप करके आंसर हो गया। लास्ट हमारा फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू का आंसर हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा सर। दोनों मेथड का प्लस है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस फेयर वैल्यू डिवाइड, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस इल्ड वैल्यू डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आई थिंक जितने भी बच्चे आज की क्लास में, आज के सेशन में जुड़े हैं या फिर वीडियो देखे हैं, भाई कंप्लीट 6 साल का पेपर हमने सॉल्व किया है, तो उनको कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा उनके एग्जाम में। अगर बेनिफिट मिलता है भाई, ये टॉपिक पढ़ने के बाद बेनिफिट मिला, एडवांटेज मिला, एक ही क्लास में कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा टीवाई बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर कनेक्ट होंगे तो इसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और भी क्लास में लेके आऊँगा, जहाँ पे एक ही वीडियो में कंप्लीट आपके 15 मार्क्स सिक्योर करा दूंगा, या फिर 8-7 का पैटर्न वाला रहेगा टॉपिक, तो 8-7 मार्क्स आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, टेंशन आई हो तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा टीवाई बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, इस सब्जेक्ट से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।